Hello बच्चों, let's see the question. The velocity time graph of a particle in one dimensional motion is shown in the figure. Which of the following formula is correct for describing the motion of a particle over the time interval t1 to t2? Here we have given a diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be velocity time graph. तो जब हम बात करते हैं velocity time graph के, तो इससे हमें दो चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. एक तो जो हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है ये हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू प्रोवाइड करता है, और दूसरा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया होता है ये हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को बताता है. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास गिवन है. इस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ पे t1 और t2 इंटरवल पे वेलोसिटी को देखते हैं और इसके ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें एक बात यहाँ पे ये क्लियर हो जाती है कि हमारे पास यहाँ पे जो भी मोशन हो रहा है ये अपने आप में नॉन यूनिफॉर्म है. नॉन यूनिफॉर्म का पता हमें ऐसे चला क्योंकि यहाँ पे अगर हम t1 पे देखें तो हमारे पास जो स्लोप है वो अलग है, और t2 पे जाके जो स्लोप की वैल्यू है वो कुछ डिक्रीज हो गई है. यानी यहाँ पे जो स्लोप है वो वेरी कर रहा है, और हमें पता है कि हमारे पास जो वेलोसिटी टाइम का स्लोप होता है ये एक्सेलरेशन की वैल्यू प्रोवाइड करता है. इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है दैट इज वेरिंग इन नेचर, वो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू प्रोवाइड करेगा एट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट. तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कौन से ऑप्शन में से हमारे पास यहाँ पे करेक्ट फॉर्मूला होगा फॉर द गिवन ग्राफ. तो अगर हम फर्स्ट फॉर्मूले को ऑब्जर्व करें, इट इज स्टेटिंग xt2 इक्वल्स xt1 प्लस vt1 इंटू t2 माइनस t1 प्लस हाफ a t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर. अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन के टर्म में ही यूज हो सकती है, क्योंकि जो हमारे पास एक्सेलरेशन है ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है. तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास केवल यहाँ पे t2 और t1 जो वैल्यू गिवन है उसी के वैल्यू पुट करने पे हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ये अप्लाई तभी हो सकता है जब हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है. लेकिन यहाँ पे जैसा अभी हमने डिस्कस किया था एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, तो जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इट विल बी इनकरेक्ट वन. सेकंड वन इज vt2 इक्वल्स vt1 प्लस a इंटू t2 माइनस t1. ये भी हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, एंड वी नो दैट इक्वेशन ऑफ मोशन तभी अप्लाई होती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है. यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ही यूज हो सकता है, हम उसको पूरे इंटरवल के लिए यूज नहीं कर सकते. सो इट विल ऑल्सो इनकरेक्ट वन. C is V average equals xt2 minus xt1 divided by t2 minus t1. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ पे एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पे जो भी ग्राफ दे रखा है उसके ग्राफ का हम यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है ये हमें यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसके डिस्प्लेसमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा. इस पर्टिकुलर केस में अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो हमारे पास xt2 माइनस xt1 ये जो दो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है ये हमें उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर हमें पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास यहाँ पे हमें इस पूरे ग्राफ का एरिया निकालना पड़ेगा, और क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो उस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी के लिए दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते. एंड A average equals vt2 plus vt1 divided by t2 minus t1. इट इज करेक्ट वन, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि ओवरऑल हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में हमारे पास यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू डिफरेंट है एट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट. तो अगर हमें एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम जो डी फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हैं. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.